तो ये क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के तरफ जा रहा है। तो जैसे हम ये टावर ले लिए है ना, ये एक टावर है, टावर का ये टॉप है, ये हो गया हमारा टावर और ये स्ट्रेट हाईवे है। ये स्ट्रेट हाईवे टावर की तरफ जा रहा है। ये टावर है और ये क्या है, हाईवे। ये हमारा हाईवे है। ठीक है, ये हाईवे जा रहा है टावर की तरफ। हाईवे मतलब रोड, रोड रोड को हम लोग हाईवे, स्टेट हाईवे बोलते हैं। तो हाईवे है मतलब ये रोड है। ये रोड जो है जा रहा है टावर के फुट के तरफ, है ना। क्या कर रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स, लीड्स मतलब जा रहा है टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के तरफ। तो ये टावर का फुट हो गया और ये टॉप हो गया टावर का। तो टावर के फुट के तरफ ये रोड जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर है ना, वहाँ यहाँ से वो देख रहा है एक कार जा रही है इधर से, है ना। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार यहाँ पर है ना। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, पहले कार यहाँ पर है तो वो ऑब्जर्व किया इस कार को ऊपर से। तो कितने एंगल से देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका 30 डिग्री। पहले कार यहाँ पर था, कार का पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ कार है ना, पोजीशन ऑफ कार, कार का पोजीशन है ये। कार का पोजीशन इनिशियल में, शुरू में जब देखा यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर आदमी है, टावर के टॉप पर यहाँ आदमी है, वो अपने आँख से देख रहा है इस कार को। कार जो है जा रही है टावर की तरफ, कार जो है टावर के तरफ जा रही है। जिस समय वो पहला बार देखा कार को, उस समय जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको निकालना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना होगा, यहाँ तो हॉरिजेंटल है, यहाँ आँख है ना, तो हॉरिजेंटल बनाना पड़ेगा हमको। ये हॉरिजेंटल हुआ, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन हमने बना दिया। अब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे ना, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्या आया, 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री जब वो शुरुआत में देखा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन शुरुआत में जब उस कार को देखा यहाँ पर, तो कार का जो पोजीशन था उसके हिसाब से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। मतलब वो 30 डिग्री के एंगल से नीचे देखा कार को। कहता है कि कार जा रही है अप्रोचिंग द फुट, विच इज अप्रोचिंग द फुट। कार जो है फुट के तरफ जा रहा है, टावर के फुट के तरफ भी जा रहा है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, सेम स्पीड से चलते हुए ये धीरे धीरे ये कार बढ़ रही है आगे की तरफ, इधर सेम स्पीड से चल रही है। कहता है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले था 30 डिग्री, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 60 डिग्री 6 सेकेंड के बाद। मतलब यहाँ से चला, मान लेते हैं कि यहाँ आ गया या ये मान लेते हैं यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा इसको, 6 सेकेंड। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा कार को, 6 सेकेंड। कार का पोजीशन, कार्स पोजीशन, ठीक है, कार का दूसरा पोजीशन। 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पर पहुँच गई है। तो बोलता है जब कार का जो नया पोजीशन है उसको जब ये देख रहा है, 6 सेकेंड के बाद जब उस कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो रहा है। तो नया पोजीशन कार का ये हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से क्या हो गया, 60 हो गया। 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन था वो हमने दे दिया। उसके बाद बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार
टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से अब ये कार के फुट तक पहुंचने में अब इस कार को कितना टाइम लगेगा। मतलब इस पॉइंट से कार का नया पॉइंट ये, नया पोजीशन ये है, 6 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तब कहता है कि जो नया पोजीशन आया कार का, अब इस पॉइंट से कार टावर के फुट तक पहुँचने में उसको, इस कार को कितना टाइम लगेगा, इसी टाइम को निकालना। तो हम मान लेते हैं कि ये टाइम जो है t सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ जाने में t सेकंड लगा, मान लिए, ठीक है, क्योंकि उसी को निकालना है तो हम अज्यूम कर लिए। लेकिन इतना के बाद भी तो बनेगा नहीं, जितना भी था इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो सब हमने इसमें डाल दिया, बनेगा नहीं, क्योंकि इस एंगल के अंदर जब तक कोई एंगल नज़र नहीं आएगा तब तक ये बनने वाला नहीं है ना। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हम नज़र आना चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल नज़र आना चाहिए, तभी तो बनेगा, ठीक है। तो अभी बनेगा। पिछला में भी समझाए थे कि हॉरिजेंटल लाइन जो भी होता है सब पैरेलल होता है। ये क्या है, सरफेस है, अर्थ सरफेस, तो हॉरिजेंटल लाइन हुआ ये वाला, ये लाइन क्या हो गया, हॉरिजेंटल। और यहाँ पर हम हॉरिजेंटल खींचे, जहाँ पर आँख रहता है वहाँ पर हॉरिजेंटल खींचते हैं, जहाँ से हम देखते हैं वहाँ पर हॉरिजेंटल खींच देते हैं, है ना। तब ना लाइन ऑफ साइट के साथ कितना बड़ा एंगल बनाएगा। नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट का एंगल है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट का एंगल है तो हो गया एलिवेशन। तो यहाँ तो नीचे की तरफ एंगल बना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमने मेंशन कर दिया है। अब देखिए ये जो है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये और ये पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ रहा है, ठीक है, या कट कर रहा है। तो जब दो पैरेलल लाइन है उसको तीसरा लाइन जब इस तरह से कट करता है या ज्वाइन करता है तो एक ऑल्टरनेट एंगल बनता है जो इक्वल होता है। तो ये जो है ये 30 डिग्री है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया, तो ये भी हो गया 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये और ये पैरेलल हुआ कि नहीं, ये और ये पैरेलल हुआ कि नहीं, पैरेलल हो गया। और नया ट्रांसवर्सल लाइन देखो ये वाला है, ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो ये ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, अब बन जाएगा आसानी से, ठीक है। हम पहले टावर का नाम दे देते हैं, टावर का ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है, और ए बी सी हो गया ये, और ये पॉइंट हो गया डी, तो ए बी डी एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा हो गया ए बी सी हो गया ट्रायंगल, ए बी सी हो गया ट्रायंगल। तो दो दो जो है राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, अब दोनों के हेल्प से जो है बना देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो शुरुआत किया जाता है, तो शुरू कैसे करेंगे हम लोग, पहले ये वाला लेते हैं, ये छोटा वाला पहले ले लेते हैं, पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब है कि हमको डिस्टेंस तो निकालना है, तभी तो हमको ये टाइम मिलेगा,
तो हमको ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी पता करना पड़ेगा। इसलिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, है ना। BD हो गया y और CD हो गया x, CD x मान लिए, है ना। DB y मान लिए या BD y मान लिए। ये डिस्टेंस भी मान लिए, ये डिस्टेंस को भी अज्यूम कर लिए, दोनों ही डिस्टेंस को अज्यूम कर लिए क्योंकि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और तीसरा बात है कि हाइट ऑफ द टावर भी दिया हुआ नहीं है, हाइट ऑफ द टावर भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर को अगर मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, चलो हाइट ऑफ द टावर को हमने मान लिया h, तो हाइट ऑफ द टावर को h मान लिए, ये BD को y मान लिए और ये CD को x मान लिए। अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिए ABD, इसमें 60 है, इस दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan थीटा होगा, तो हम tan 60 लेंगे, ठीक है। tan 60, तो tan 60 क्या होगा, AB बाय BD, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू मालूम ही है कि कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू हम √3 बिठा देते हैं, ठीक है। AB कितना है, h है, BD कितना है, y है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, y यहाँ चला गया, y और h तो दोनों में कॉमन होगा ना, इसलिए हम y का वैल्यू निकालते हैं, y इधर आ जाएगा कि हो जाएगा h बाई √3, तो y का वैल्यू निकल गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है ना। तो इसमें भी वही होगा, हमको ये बेस पूरा लेना होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ और यहाँ से यहाँ ये बेस हो गया, तो हम tan 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो tan 30 का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो AB ही है, तो AB आएगा और नीचे क्या होगा, ये BC, ठीक है ना। और tan 30 का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा, tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3। AB कितना है, AB जो है h है, BC कितना है, BC हो गया CD प्लस DB, CD प्लस DB, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, tan 30 1/√3 ही है, उसके बाद ये h हो गया, CD क्या मान लिया x, DB क्या मान लिया y, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो अब आ गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू √3h, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमको y का वैल्यू यहाँ मिला हुआ है ना, y का वैल्यू कितना है h/√3, तो हम उस y के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, इस y के वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, y h/√3 इक्वल टू √3h, ठीक है। तो इससे जो है हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3h माइनस h/√3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे h को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, अब जब x का वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं, ये h है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे हो गया हमारा √3
और ये रूट थ्री इसमें रूट 3 जाएगा 3 हो जाएगा -1। ठीक है, फाइनली क्या आएगा ये 3 - 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2h/√3। कितना मिल गया 2h/√3 मिल गया। ठीक है, अब x और y दोनों वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू आ गया 2h/√3, y का वैल्यू आ गया h/√3। अब है कि ये तो वेरिएबल में रिजल्ट आया है तो बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है, इस टाइम को निकालना है। तो हमको याद रखना चाहिए कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है टाइम का भी रेशियो वही होता है ना। रेशियो ऑफ डिस्टेंस जितना होता है उतना ही टाइम का भी रेशियो होता है, तो हम लोग वही करेंगे। ठीक है ना, हम लोग डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यही है, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में ये सब बातें बताई जाती है। ठीक है, तो हम जरा मिटाते हैं क्योंकि टाइम या स्पेस की कमी है, तो हमें मिटाना ही पड़ेगा तभी बनेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि डिस्टेंस जो है आ गया है वेरिएबल में, कोई वैल्यू कांस्टेंट आया नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग एक थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। उस थ्योरम में क्या बताया जाता है कि जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो टाइम का जो रेशियो होता है वही सेम डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, जिस डिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है तो उसका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया x y, रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया x/y। रेशियो ऑफ टाइम क्या हो गया, ये x है तो टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 हो गया। ये जब डिस्टेंस y है तो टाइम कितना लग रहा है उसको t सेकेंड। ठीक है, ध्यान देना है, जब हम डिस्टेंस x लिए हैं तो उसके लिए टाइम हम 6 सेकेंड, डिस्टेंस जब y लिए हैं तो उसके लिए टाइम है t सेकेंड। उल्टा पुल्टा नहीं लेंगे, जिस डिस्टेंस का जो टाइम है वही लेंगे। इस डिस्टेंस का टाइम है 6 सेकेंड, इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लगा इसलिए ये इसी को लिए। इस डिस्टेंस को कवर करने में t सेकेंड लगा इसलिए इसके लिए t सेकेंड लिए। ठीक है, अब x हमारे पास कितना आया है, x का वैल्यू है 2h/√3। ठीक है, और y का वैल्यू है h/√3। इधर हो गया 6:t। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो जो रेशियो होता है वो तो डिवीजन होता है, रेशियो जो होता है क्या होता है डिवीजन होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2h/√3, तो ये डिवीजन हो गया, h/√3 इक्वल टू 6/t। हाँ, रेशियो तो डिवीजन होता है। 2h/√3 इंटू उलट जाएगा √3/h इक्वल टू 6/t। ठीक है, अब ये √3 कट गया, ये h कट गया, ये h कट गया। अब t को हम इधर ले आते हैं और ये 2 को उधर ले जाते हैं 6/2, तो कितना आया 3, है ना। तो यही आंसर हुआ, है ना। सो टाइम टेकन टू रीच फोर्ट इक्वल टू 3 सेकेंड, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से बनाने की ज़रूरत है।
अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। और ध्यान देने की बात है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे इसमें बता रहा है कि जो है एक कार है जो कि इस टावर के तरफ आ रहा है, इसमें बस इतना ही चेंज कर देगा कि कोई आदमी नदी के पास एक पहाड़ है जिसको क्लिफ बोलते हैं, सीधा क्लिफ मतलब क्या होता है, ऊंचा पहाड़ी, ऐसे सीधा पहाड़ी, ऐसे नहीं तिरछा पहाड़ी नहीं, एकदम सीधा पहाड़ी, एकदम सीधा पहाड़ है, एकदम ऊंचा पर बैठा हुआ है, क्लिफ के ऊपर बैठा हुआ है, और सामने से नाव आ रहा है पानी में, नदी किनारे एक आदमी नदी किनारे पहाड़ पर बैठा हुआ है। कौन सा पहाड़ पर बैठा हुआ है? जो पहाड़ एकदम सीधा खड़ा होता है, उस पहाड़ के ऊंचाई पर बैठा हुआ है, तो उसको क्लिफ बोलते हैं। जो पहाड़ एकदम सीधा खड़ा होता है, तिरछा नहीं, सीधा रहता है एकदम इस तरह से, तो उसको क्लिफ बोलते हैं। तो क्लिफ का जो है टॉप है, वहाँ पर एक आदमी बैठा रहा है और दूर से देख रहा है गंगा नदी में नाव आ रही है। नाव किधर आ रही है? क्लिफ की तरफ ही आ रही है। तो पहला बार देखेगा तो कुछ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, फिर थोड़ा देर के बाद देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यही चीज़ आ गया कि नहीं? यहाँ पर रोड के थ्रू जा रहा है टावर के तरफ, और वहाँ पर ये जो है क्लिफ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बीच में ये नदी रहेगा, और इस नदी में जो है नाव यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर कुछ रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ, यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर इसी तरह से पूछेगा कि हाँ भाई ये टाइम निकालिए, नाव को क्लिफ को टच करने में कितना समय लगेगा। नाव जो है, बोट जो है, वो इस क्लिफ का जो बेस पार्ट है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या जो बैठ के जो देख रहा है उसके जस्ट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो आदमी तो ऊपर में बैठा हुआ है। तो नाव जब नज़दीक आएगा तो लगेगा जैसे उसके नीचे ही आ रहा है, कहेगा कि आदमी के नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगा, क्लिफ के नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए उसमें भी यही डायग्राम बनेगा, इसी तरह का बनेगा, तो याद रखना है, ठीक है ना। उस तरह भी दे सकता है, रोड के बदले क्लिफ दे देगा, रोड के बदले क्लिफ दे देगा, कार के बदले बोट दे देगा, और कहेगा कि हाँ टावर के बदले क्लिफ दे देगा, टावर के बदले क्लिफ दे देगा, रोड के बदले गंगा नदी आ जाएगा, कार के बदले नाव आ जाएगा, और नाव जो है चलेगा, यानी बोट जो चलेगा वो क्लिफ की तरफ जाएगा। तो सेम तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए घबराना नहीं, बात एक ही है, ठीक है, ओके।